नियंत्रण ब्यूरो। और आज एक खास दिन भी है। आज है अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ मुक्ति और तस्करी विरोध दिवस। 26 जून को होता है हमेशा। तो चरण साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भानु जी। चंदा तुझे देखने को निकला करता है, आईना भी ओ दीदार को तरसा करता है। इतनी हंसी कोई नहीं, इतनी हंसी कोई नहीं, हुस्न दोनों जहां का एक तुझ में सिमट के आया। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। Darling, every breath you take, every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you forever and ever and ever. प्यार कभी ओ मरता नहीं, हम तुम मरते होते हैं वो लोग अमर, प्यार जो करते हैं। जितनी अदा उतनी वफा, जितनी अदा उतनी वफा। एक नजर प्यार से देख लो, फिर से जिंदा कर दो। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। चरण साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भानु जी। आज का खास दिन है, तो थोड़ा यहीं से शुरू करें कि आज के दिन इसको क्यों मनाया जाता, क्या खास वजह है? ये तो 26 जून क्यों मनाया जाता, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया जी। ये 7 दिसंबर 1987 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया था जी। और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। और पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस दिन, ये तो चलो एक दिन है, हमारा तो पूरा साल भर रहता है, लेकिन इस दिन हम युवाओं को और सबको, समाज को, सोसाइटी को एक संदेश देना चाहते हैं कि नशे के कारण में कितने परिवार और यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है और नशे के क्या दुष्परिणाम है, और इस कीचड़ या दलदल से कैसे कोई अगर फंस भी गया है तो उसको बाहर निकालना है, मुख्य धारा में लौटाना है और उसके भविष्य को संवारना है, ताकि वो देश की उन्नति में अपना योगदान दे सके। तो क्या एनसीबी ये भी काम करता है फॉलोअप के लिए कि अगर नशा मुक्ति कोई कर रहा है या कोई ऐसा आयोजन कर रहा है तो आपकी ये जो व्यवस्था है उसमें सपोर्ट करती है? एनसीबी 2 प्रकार से कार्य करती है जी। एक तो सप्लाई कंट्रोल करती है और दूसरी डिमांड रिडक्शन करती है। तो सप्लाई कंट्रोल तो इन्फोर्समेंट के द्वारा करती है। इन्फोर्समेंट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की वेरियस एजेंसी एम्पावर्ड है, इवन पुलिस है, कस्टम है, डीआरआई है, एनसीबी है, एक्साइज है, ड्रग कंट्रोल
रहे, तो कई एजेंसियां हैं, तो उससे हम क्या करते हैं कि वो अरेस्ट करना, उनको अपने इन्वेस्टिगेशन करना, फिर प्रोसिक्यूशन कराना, उनको सजा दिलवाना, सलाखों के पीछे पहुंचाना। दूसरा हो गया डिमांड रिडक्शन। डिमांड रिडक्शन हम इसमें अवेयरनेस के थ्रू करते हैं, चाहे कॉलेजों में, स्कूलों में, सोसाइटी में, हर जगह पे लोगों को जागरूक करते हैं कि इसके क्या दुष्परिणाम है। अगर कोई इसमें फंस गया है तो उसके लिए जगह जगह कुछ एनजीओ डी एडिक्शन सेंटर बना रखे स्टेट में, उनकी सूची है, वो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम शेयर भी कर देंगे। सबको पता है, ये नेट पे अवेलेबल भी है, वहां पे हम उनकी मदद करेंगे, वहां ले जाते भी है और उनको 6 वीक का या 1 महीने 2 महीने का ट्रीटमेंट देते हैं और उनको ये ट्रीटमेंट के द्वारा सने सने उससे छुड़ा देते हैं नशा और वापस वो मुख्य धारा में लौटा। जी हुकुमदार जी, आपको मैं बधाई देना भूल गया हूँ। आज बहुत बड़ी आपने एक खबर में छाए हुए, यानी कि 300 करोड़ की हेरोइन मंगवाने वाला जो मुख्य तस्कर था, उसकी गिरफ्तारी आपने की, तो इसके लिए बहुत बड़ी बधाई है। धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल, ये 15-20 दिन पहले काजूवाला बॉर्डर पे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का, वहां से ये 56.5 केजी हीरोइन की क्रॉसिंग हुई थी और उसमें हमारी टीम ने लगातार अथक मेहनत करके, प्रयास करके और अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हमारा उद्देश्य है कि इस पूरे नेटवर्क को बस्ट करना, ताकि फिर से इस प्रकार की कोई हिमाकत न कर सके। अब जो पकड़ा गया, बड़ी सजा होने वाली उनको। एनडीपीएस एक्ट इतना स्ट्रिजेंट प्रोविजन, सख्त प्रावधान है इसमें कि कॉमर्शियल क्वांटिटी में मिनिमम 10 ईयर का पनिशमेंट है और मैक्सिमम इसमें डेथ पेनल्टी तक का भी रिपीटेड ऑफेंस में, इसलिए बहुत ही सख्त प्रावधान है और 20-20 साल की और नॉर्मल सजाएं हो जाती है कॉमर्शियल क्वांटिटी में, और ये तो बहुत ही देश की सुरक्षा से हीनियस क्राइम है। तो इसमें किसी भी प्रकार की माफी तो बोली जाओ, मिनिमम वर्ड है, मिनिमम 10 ईयर पनिशमेंट। जो भी कॉमर्शियल क्वांटिटी में किसी के पास से भी ड्रग्स पाया जाएगा या पोजीशन में या कैरी करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा, तो वो उसको मिनिमम 10 ईयर पनिशमेंट है। तो बहुत बड़ा पनिशमेंट है। लोगों को ये भी मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कॉमर्शियल क्वांटिटी है वो प्रिस्क्राइब की हुई है एनडीपीएस एक्ट में, इनके लिए 250 ग्राम ही है कॉमर्शियल क्वांटिटी, जबकि हमने तो 56.5 केजी पकड़ी है, तो कॉमर्शियल क्वांटिटी से भी कई गुना ज्यादा है। मतलब आप 100 तो लो कि 200 टाइम्स कॉमर्शियल क्वांटिटी से ज्यादा है। तो इस प्रकार से काफी सजा का प्रावधान है। और चारण साहब, उत्सुकता आपने और बढ़ा दी, ये 250 ग्राम क्या रख सकता है कोई भी आदमी? नहीं, रख नहीं सकता। ये 3 प्रकार की क्वांटिटी प्रिस्क्राइब की है पनिशमेंट के हिसाब से, स्मॉल क्वांटिटी, कॉमर्शियल क्वांटिटी और इंटरमीडिएट। स्मॉल क्वांटिटी मतलब डोज के हिसाब से यूज एरिया, उसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है। जैसे कि हीरोइन के केस में जो स्मैक ब्राउन शुगर लोकल नाम हम बोलते हैं, उसमें 5 ग्राम तक, मतलब 5 ग्राम से कम है वो स्मॉल क्वांटिटी है, तो उसमें 1 साल सजा का प्रावधान है। और 5 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम के बीच में है तो वो मीडियम क्वांटिटी आ जाती है, इंटरमीडिएट, तो उसमें 10 साल तक सजा का प्रावधान है। और 250 ग्राम से ऊपर ज्यादा जैसे ही है तो उसमें मिनिमम 10 ईयर पनिशमेंट का है। आगे तो जज के ऊपर 20 ईयर भी पनिशमेंट हो जाता है। रिपीटेड ऑफेंस में डेथ पेनल्टी भी, जैसा मैंने बताया, सेक्शन 31A है, तो डेथ पेनल्टी। ये जितने भी 272 प्रकार के ड्रग्स है उसमें सब में ये प्रिस्क्राइब्ड है, क्वांटिटी प्रिस्क्राइब्ड है कि स्मॉल, इंटरमीडिएट, कॉमर्शियल क्वांटिटी, उसके अनुसार पनिशमेंट तय किया। ड्रग जो आपने बताया 272, हाँ, हमने तो मोटा मोटी सिर्फ यही सुना है, हेरोइन है या गांजा है, अफीम है, डोडा है, इस तरह की। लेकिन तो ये केमिकल टाइप के जो साइकोटोपिक सब्सटेंस है, इवन ये जो आपने देखा होगा, ये ट्रामाडोल है, अल्पाजोलम है, डाइजेपाम है वगैरह, ये जो है ना प्रिस्क्राइब भी होते हैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पे, और जो अपने मेडिकल स्टोर पे प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं। लेकिन विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पे अगर इनका इस्तेमाल कोई भी करता है तो उसके लिए भी क्वांटिटी मेंशन है और उनको भी वही का वही पनिशमेंट है। ऐसे ही साइकोट्रिक सब्सटेंस की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, नार्कोटिक्स ड्रग की भी लंबी चौड़ी लिस्ट है और कंट्रोल सब्सटेंस भी है, तो बहुत है। जैसे मेफेड्रोन आपने सुना होगा, जिसको म्याऊ म्याऊ बोलते हैं, मेथापेटामाइन है, एम्फेटामाइन है, एमडीएमए है, एक्सटेसी है, बहुत मतलब लंबी चौड़ी लिस्ट है। यहाँ यूजर अपने मारवाड़ में जो बात करें तो इधर ज्यादातर जो ओपीएम और पोपिस्टा, जिसको डोडा चूरा बोलते हैं, इसका ज्यादा इस्तेमाल था। आज की डेट में स्मैक का बहुत ज्यादा होने लग गया है और स्मैक के जो असर भी है बहुत खतरनाक है। इससे मतलब बिल्कुल ही बर्बाद हो रहे हैं लोग, और हमारे पास भी काफी शिकायतें आ रही है स्मैक की, स्मैक के कारण में यूथ बर्बाद हो रहे। हम इसके ऊपर चल रहे, कार्रवाई भी चल रही है हमारी और पुलिस की मिलकर, और हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि इस पूरे राजस्थान को ड्रग्स फ्री बनाना, सोसाइटी को ड्रग्स फ्री बनाना। बड़ा अच्छा उद्देश्य आपका हुकुमदार जी। अगर कोई व्यक्ति, मतलब बात चली, उससे पूछना चाहता हूँ, स्टूडेंट खासतौर पे बड़ी ये स्मैक लेता है,
अगर वो पीता हुआ मिल जाए तब भी क्या वो गुनाहगार है? गुनाहगार है, बिल्कुल है। कोई भी यूजर भी, मैंने बताया 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसमें भी 2 मेंशन है, ये जो स्मैक, जो हीरोइन वगैरह कोकीन है, इसका अगर यूजर कोई स्मॉल क्वांटिटी में या यूजर मिलता है तो उसको 1 साल का है, बाकी वाले में 6 महीने की सजा है। इसके साथ एक प्रोविजन भी है कि एक बॉन्ड भर के और मजिस्ट्रेट जज के सामने वो अगर डी एडिक्शन सेंटर में जाता है, कुछ शर्तें है, अगर उस प्रकार से वो अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है तो हो सकता है कि वो यूजर को कई बार वो अपने पूरी कंडीशन फुलफिल करने पे सजा से माफी किया जा सकता है, लेकिन वो रेयर केसेस होते हैं। बाकी इसकी क्वांटिटी बहुत ही निम्न है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी है, वो बहुत ही कम मात्रा में, इसमें कि मैंने बताया 5 ग्राम से कम होती है जी। तब भी वो उसी में आता है, अंतर्गत आता है कि पनिशमेंट उसमें भी है, पनिशमेंट उसमें भी है, यानी कि किसी भी तरह की क्वांटिटी है, किसी भी प्रकार का कुछ भी आप रखोगे पनिशमेंट है किसी भी फॉर्म। तो एक तरह से बहुत कड़ा संदेश है योगेंद्र जी चारण साहब का कि कोई व्यक्ति इसमें पड़ा है, अगर वांछित है या कुछ कर रहा है या कुछ करने की सोच रहा है तो पनिशमेंट अगर पकड़ेंगे तो फिक्स है, और पकड़ा जाना बहुत आम बात है। कोई शिकायत भी कर दे कि मेरे मोहल्ले में कुछ लोग बैठे हैं जो ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, तब भी क्या आप पहुंच पाते हैं वहां पर? बिल्कुल। जो जैसे कई डिस्ट्रिक्ट में हमारे मान लो एनसीबी की टीम वहां पे नहीं है, तो हम लोकल पुलिस से जैसे एसपी को या एसएचओ को इमीडिएट इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं, और जहां पे इजीली कम टाइम में और जब तक कि वो जहां पे अपराध घटित होने की शिकायत मिली और हमें लगता है कि हमारे पहुंचने से पहले ही वो भाग सकता है तो हम पुलिस को बताकर उससे कार्रवाई डेफिनेटली करते हैं, और जहां पर हम पहुंच सकते हैं तो हम इमीडिएटली पहुंच ही जाते हैं। और जैसे कई शिकायतें, ये क्या है कि वन टाइम तो है नहीं, कोई भी अगर इसकी ट्रैफिकिंग धंधा कर रहा है या यूजर कर रहा है तो हम उस शिकायत को वेरीफाई भी करते हैं, पहले पता करते हैं, ग्राउंड लेवल पे रेकी करते हैं, और जब चीजों का पता लग जाता है तो फिर उस हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाकर उसको अरेस्ट करते हैं। जी, आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से तस्करी की अगर डेफिनेशन पूछे तो तस्करी क्या है? तस्करी की डेफिनेशन यही है कि ये जो अपने इससे ड्रग्स की जो धंधा करके और जो पैसे कमा रहे हैं, इवन ये 2 नंबर का जो पैसा कमा रहे हैं और पूरे सोसाइटी की मतलब जिंदगी, यूथ की जिंदगी तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, वो अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए मतलब तबाह हो रहे हैं। आपको पता ही है कि इसमें के कारण अगर कोई लेने लग गया, कितना भी इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट लड़का है लेकिन वो बिल्कुल ही मतलब अपने कैरियर से हट जाता है मेन मुख्य धारा से, और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसका परिवार पूरा ही दुखी हो जाता है। सिर्फ पीयर प्रेशर में कई बार आ जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जो दोस्त होते हैं वो कई बार इतना ज्यादा मतलब ऐसे प्रेशर देते हैं कि फर्स्ट टाइम में कुछ नहीं होगा, ले ले, जिंदगी में थोड़ा ऐश कर ले, स्वाद चख ले, ये कर ले, कई मतलब लुभावने या इस प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। और बेचारे सिंसियर और भले लोग भी जिनकी विल पावर थोड़ी कमजोर होती है, जो कि स्पष्ट मना करने के मतलब आदि नहीं है, कि कई तो लोग होते हैं उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है और वो स्पष्ट मना कर देते कि नहीं मैं ऐसी चीज बिल्कुल ही नहीं करूंगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थोड़े से उनको कमजोर भी अपन बोल सकते हैं कि वो उनकी बातों में आकर के और 1 बार 2 बार ऐसे लेते लेते धीरे धीरे उसके आदी बन जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि कब उनके हैबिचुअल हो गए, कब उनकी बॉडी की और माइंड की रिक्वायरमेंट हो गई। गोविंद जी, हमारे मारवाड़ में एक कहावत है कि नशो तो रोटी रोए। बिल्कुल, बहुत ही सही है। और दूजोड़ो नशो है संगीत रोए, संगीत रोए। तो एक छोटो विराम ला, संगीत आवा। सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता
प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में, ओ प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो वन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 जून 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत उगमदान चरण साहब, क्षेत्रीय निदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी, आपका भी। और आज खास दिन आप पधारे, समय निकाला आपने। आज है अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ मुक्ति और तस्करी विरोध दिवस। चरण साहब, कुछ समय पहले, अरसा पहले, ये समझिए कि कुछ साल पहले जो डोडे की दुकानें होती थी, अब अंदर जाके तो नहीं देखे, लेकिन वहां लिखा था डोडा पोस्ट की दुकान, वहां कुछ लोग बैठे रहते थे, तो सरकार शायद उनको लाइसेंस भी देती थी कि भाई एडिक्शन ये आपके लिए पी सकते हो आप। तो क्या ये अभी चल रहा है या कोई लाइसेंस भी निर्धारित होता है इसके लिए? बिल्कुल भानु जी, अच्छा सवाल किया आपने। ये पहले डोडा चूरा या जिसको पोपिस्टा बोलते हैं, इसका लाइसेंस दिया जाता था, दुकानें होती थी, और जो भी इसके मतलब यूजर होते थे, जो इसके आदी होते थे, तो उनको एक पर्टिकुलर कुछ 250 ग्राम या ऐसा तोल के और दी जाती थी। लेकिन इसके दौरान पिछले 8-10 साल पहले की कोई कमेटी बैठी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और इससे अपने एनसीबी वगैरह से जो भी 4-5 मेंबर की कमेटी थी, उन्होंने पूरा सर्वे किया और इसके ऊपर पता किया कि ये डोडा चूरा भी है ना, इसका कोई भी हेल्थ के ऊपर बेनिफिट नहीं है, इसका नुकसान ही है। ये भी एक तरह से ड्रग से नशा है और धीरे धीरे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और आखिर में शरीर का नुकसान करती है। तो फायदा कुछ भी नहीं है और नुकसान बहुत ज्यादा है, और एक तरह से ड्रग से डिपेंडेंसी है। तो इसलिए इन्होंने 31 मार्च 2015 को एक डेट फिक्स कर दी थी कि इसके बाद में ये बिल्कुल ही जो भी डोडा चूरा की लाइसेंस देकर के दुकानें थी वो बंद हो जाएगी। जब 31 मार्च 2015 आया तो एक बार और फिर रिक्वेस्ट की गई 1 साल और बढ़ाया जाए, क्योंकि जो इसके यूजर है उनको अभी तक पूर्ण रूप से छोड़ नहीं पाए, तो साल भर में वो छोड़ देंगे धीरे धीरे कम करके। और फिर 31 मार्च 2016 को पूर्णतः इस पे रोक लग गई थी। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे यूजर थे जो एकदम कोई भी नशा छोड़ते हैं तो उनको शरीर में जो भी पेन वगैरह या तकलीफ होती है, तो उसके लिए उनको डी एडिक्शन सेंटरों में भेजा था। वहां पे कुछ थोड़ा बहुत ट्रामाडोल की जो पेन किलर होते हैं, ऐसी टैबलेट वगैरह डॉक्टर ने 5-10 दिन के लिए प्रिस्क्राइब की थी, और धीरे धीरे उनका छूट भी गया था। लेकिन इसका एक और ये हो गया कि कुछ लोगों का इस ट्रामाडोल पे डिपेंडेंसी बढ़ गई। जो ट्रामाडोल टैबलेटें थी, ये एनडीपीएस एक्ट में पहले नहीं आती थी, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में थी। लेकिन इसका जब मिसयूज होने लगा, लोगों ने इसकी हैबिट बना ली लेने की, और ये भी अपने आप में लॉन्ग ड्यूरेशन में यूज करते हैं तो बहुत ही खतरनाक होता है, किडनी लीवर वगैरह सब फेल कर देते हैं। ये तो डोडा से भी कई गुना खतरनाक है। तो फिर इसको 24 अगस्त 2018 को इसको भी एनडीपीएस एक्ट में शामिल कर दिया, और इसमें भी ये 250 ग्राम जो क्वांटिटी होती है, ये हीरोइन के बराबर एक तरह से कॉमर्शियल क्वांटिटी में आता है। और किसी के पास भी बिना लाइसेंस के, बिना प्रॉपर रिकॉर्ड के, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के अगर ट्रामाडोल टैबलेटें पाई जाती है, तो आप देख ही रहे होंगे कि हमने ट्रामाडोल टैबलेट का भी अभी पिछले साल एक सीजर किया था, बहुत बड़ा 6 लाख प्लस। और उसके बाद में हमने दिल्ली में, गाजियाबाद में, कोसीकला में हमारी टीमों ने 70 लाख से ऊपर ट्रामाडोल टैबलेटें पकड़ी थी, और बहुत बड़े नेटवर्क को बस्ट किया था, और जहां से मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उन तक भी हम फार्मों तक पहुंचे थे। जी अच्छा, कई बार कुछ समय पहले सुनी बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी उत्सुकता रहती है। खांसी की एक दवा है, इसको हाँ,
उसको भी इस तरह से यूज करते हैं। बिल्कुल, उसको अपने कोडिन बेस्ड कफ सिरप बोलते हैं। जो ये कफ सिरप होती है ये भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पे ही होती है। अगर प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पे किसी को खांसी हो रही थी तो देते हैं, नॉर्मली घरों में बच्चे किसी को भी खांसी होती है तो डॉक्टर लिख के देता है। लेकिन ये क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को माँ बाप बिना डॉक्टर के लिखे हुए दे देते हैं। ये भी बहुत ही खतरनाक है। सेम इसमें भी डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है और अल्टीमेट इसका बहुत ही नेगेटिव और नकारात्मक असर होता है। तो ये भी बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के, बिना रिकॉर्ड के अगर पाई जाती है तो इसमें भी वही पनिशमेंट है। इसके लिए कॉमर्शियल क्वांटिटी 1 kg है। जी। अच्छा, आज से कुछ समय पहले जो खबरें हम नहीं सुन पाते थे या संभावना नहीं होती थी, वो खबरें आज तक अभी इन दिनों में आने लगी है। जो अफीम की खेती के बारे में हमारे क्षेत्र का भी उसमें नाम आता है कि कहीं कहीं ऐसा होता है, तो थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि आप उसके बारे में जरूर बताएं। क्या ये खेती हर कोई कर सकता है, कैसे कर सकता है या नहीं कर सकता है, या करे तो सजा हो सकती है? अच्छा सवाल किया भानु जी आपने। जो ओपीएम का लिसिट कल्टीवेशन इंडिया में होता है वो 3 स्टेटों में ही होता है, राजस्थान, एमपी और यूपी। यूपी का तब बहुत छोटा सा क्षेत्र रह गया है, मेन है राजस्थान और एमपी। एमपी के विशेष तौर से 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट नीमच और मंदसौर, और उसके अलावा रतलाम की एक जावरा तहसील है। बाकी राजस्थान के 7 डिस्ट्रिक्ट है, ये भीलवाड़ा है, उदयपुर है, कोटा है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, बारा है। इनमें इसकी लिसिट कोटा में झालावाड़ है जिसमें कल्टीवेशन होता है। इसमें बकायदा एक डिपार्टमेंट है, सीबीएन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। जैसे एनसीबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, वैसे ही सीबीएन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। वो बकायदा इनको लीज मतलब पट्टे जारी किए जाते हैं, लाइसेंस देती है। लाइसेंस देती है, फिर वो पर्टिकुलर जो एरिया होता है, एरिया प्रिस्क्राइब होता है कि आप 1 बीघा 2 बीघा जितना है इसी में खेती करोगे। उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होती है कि 1 बीघा में ये इतना उत्पादन देता है। उस प्रकार से ओपीएम कलेक्शन किया जाता है। ये तो इलिसिट कल्टीवेशन की। इसके अलावा भी हमारी जानकारी में आ रहा है कि इलिसिट कल्टीवेशन भी कुछ जगह पे हो रही है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर साइड में, या इधर नक्सल अफेक्टेड एरिया है झारखंड साइड में या जेएंडके साइड में। तो इसके लिए भी हम समय समय से विभिन्न स्टेट पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के साथ मिलकर के और उनको अगर ऐसी कोई कल्टीवेशन होता है तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। एरियल पिक्चर वगैरह जो हमारे पास में जैसे ही आती है तो उनको हम नष्ट करते हैं, और वहां के जो लोग होते हैं उनको दूसरी धारा में डाइवर्ट करने के लिए उनको कोई रोजगार देने की गवर्नमेंट योजना बनाती है, ताकि ये इस प्रकार की गलत कार्यों में न रहे। छोटी मोटी घटना यहाँ भी अपने राजस्थान में कई बार कभी कभार किसी ने 10 पौधे लगा लिए, 15 पौधे लगा दिए, ऐसे किसी धनिया की फसल में या किसी और फसल में, तो बिल्कुल उसी में भी पनिशमेंट का है, 10 साल तक पनिशमेंट का प्रावधान है। आप बिल्कुल ही नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल ही गलत है जब तक कि सीबी ने आपको लाइसेंस नहीं दिया। और वो भी पर्टिकुलर क्षेत्र फिक्स है, जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बता दिए कि एमपी और राजस्थान के इतने ही क्षेत्र तक सीमित है। और इसका कारण भी आपको पता है कि इससे मॉर्फिन, कोडीन और जो कि ये मेडिसिन के पर्पज से होता है। अच्छा, जिसको लाइसेंस दिया जाता है 1 बीघा 2 बीघा का, तो उसकी पूरी देख रेख निगरानी आपके डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है? ये सीबीएन के द्वारा की जाती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के द्वारा बकायदा। उसमें भी सिस्टम होता है, वो इनके गांव के जो अपने नंबरदार वगैरह नियुक्त किए जाते हैं, और टाइम टू टाइम सीबीएन का पूरा सुपरविजन रहता है। जिस दिन से मतलब बुआई होती है, फसल बोते और लास्ट में जमा होने तक डे बाय डे प्रॉपर मॉनिटरिंग में की जाती है। अगर उसमें भी अगर कोई इम्बेडलमेंट वगैरह कर लेते हैं तो वो एज ए कॉमर्शियल क्वांटिटी अकाउंट होता है, और उसको पनिशमेंट, सख्त सजा का प्रावधान है, और उनके पट्टे निरस्त हो जाते हैं, और मिनिमम 10 ईयर पनिशमेंट। जी, अभी एक खबर और थी कि 1175 पौधे लगाए गए और उसको जमानत मिली है, तो इसके बीच भी कोई लोग गली निकाल लेते हैं इससे कुछ? बेल तो जो मैंने कहा कॉमर्शियल क्वांटिटी में तो एक सेक्शन होता है 37 होता है, जिसमें बेल बिल्कुल ही नहीं मिलती है। उसमें सिर्फ ट्विन कंडीशन होती है कि एक तो जो भी जज महोदय जो बेल देते हैं उनको अगर यकीन होता है कि नहीं इसका इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और दूसरा उनको ये भी यकीन होता है कि ये अपने इसके बाद में कोई इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा। तो ऐसी तो चीजें किसी के लिए भी, भगवान के अलावा किसी को भी पता नहीं लग सकता कि ये बाद में नहीं करेगा और ये इसको इस प्रकार से एसपी पे मौका। तो जहां पे कॉमर्शियल क्वांटिटी में बेल मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर मैंडेटरी कुछ प्रोविजन होते हैं उनका अगर सही तरीके से कंप्लायंस कर दिया तो बेल नहीं मिलेगी, लेकिन नॉन कॉमर्शियल क्वांटिटी में 37 लागू नहीं होता। हालांकि बेल कोई राइट नहीं है उसमें भी, फिर भी ये डिपेंड करता है परिस्थितियों पे या केस पे, कई में बेल मिल जाती है। हो सकता है केस टू केस हमें देखना पड़ेगा कि कैसे बेल मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा गाना सुन लें। बिल्कुल जी। मेरे मितवा मितवा
आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा मेरे मित रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा नाम न जानूं तेरा देश न जानूं नाम न जानूं तेरा देश न जानूं कैसे मैं भेजूं संदेश न जानूं ये फूलों की ये रुत न जाए बीत रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया बरसेगी कब मेरे आंगन बदरिया छोड़ के आजा तोड़ के आजा दुनिया की हर रीत रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा मेरे मित रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 जून 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। श्रोताओं बता दें कि आज हमारे साथ है उगमदास जी चारण, क्षेत्रीय निदेशक एनसीबी। उगमदास जी 3 धाराएं हैं, सुनते जरूर हैं, लेकिन उसके बारे में आप जरा बताएं। धारा 19 और धारा 24 और धारा 27। भानु जी, ये जो धाराएं है ना, मैंने बताया नहीं, तो कॉमर्शियल क्वांटिटी होती है, उसमें मिनिमम 10 ईयर का पनिशमेंट होता है। लेकिन इन कॉमर्शियल क्वांटिटी के अलावा ये 3 ऐसी धाराएं है कि इसमें भी मिनिमम 10 ईयर की पनिशमेंट है। इसमें कोई कॉमर्शियल क्वांटिटी से मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ इतना ही है कि जैसे 19 है धारा, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इम्बेजलमेंट है, जो ओपीएम की ये कल्टीवेशन वगैरह खेती करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का इम्बेजलमेंट करते हैं तो उनको मिनिमम 10 ईयर पनिशमेंट है। ऐसे ही 24 है कि जो यहाँ से जो एक्सपोर्ट या फॉरेन में मतलब डीलिंग करते हैं इंडिया से बाहर, यहाँ पे बैठे बैठे इस प्रकार से जो भी बिजनेस कर रहे हैं, इस प्रकार के एक्सटर्नल डीलिंग जो करते हैं, तो उसके लिए भी मिनिमम 10 ईयर का पनिशमेंट। और 27A में फाइनेंसिंग और हार्बरिंग से रिलेटेड है कि कोई भी अगर ड्रग ट्रैफिकिंग का धंधा करता है, उसको कोई भी फाइनेंसिंग कर रहा है, उसको हार्बरिंग कर रहा है या किसी प्रकार से सपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी मिनिमम 10 ईयर पनिशमेंट। मतलब वो उतना इररेस्पेक्टिव ऑफ कॉमर्शियल क्वांटिटी का मतलब नहीं है जो इस प्रकार की कार्रवाई करेगी। तो ये 3 धाराएं ऐसी है कि इसमें भी कोई बेल नहीं होगी, 37 ईयर अट्रैक्ट करते हैं और मिनिमम 10 ईयर पनिशमेंट का प्रोविजन है।
जी। अच्छा, आपका सपोर्ट मतलब इंडिया वाइड आपका है, उसके बाद भी बाहर भी अब्रॉड भी आपका इस साथ संपर्क रहता है। हमने ये सुना कि सीमा शुल्क के साथ, इंटरपोल के साथ, यूएनडीसीपी के साथ और आईएनसीबी जैसी अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं उनसे भी आपके संपर्क बराबर लगे रहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो एनसीबी है ये नोडल एजेंसी है जो अपने इस एनडीपीएस एक्ट में डील करती है। जितनी भी एजेंसियां हैं स्टेट और सेंटर की उसमें नोडल एजेंसी है। और ये अपने आईएनसीबी जो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है उसके साथ में ये चाहे भले हम एनुअली जो अपनी डिमांड होती है, डाटा होती है, जैसे इंडिया में कहीं भी कोई भी सीजर होता है ना तो विद इन 24 आवर में एक सिम्स होता है, सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें इमीडिएटली किसी भी एजेंसी को, डीजी एनसीबी को ये सूचना देनी पड़ती है और फिर इन सूचनाओं का संकलन किया जाता है और फिर ये इंटरनेशनल लेवल पे प्रत्येक कंट्री जो भी नोडल एजेंसी है वो सूचनाएं उनको देती है। वहां से इनका एनालिसिस होता है, फिर देखा जाता है कि अभी क्या न्यू ट्रेंड चल रहा है, कहां पे इस ड्रग्स की ज्यादा खपत हो रही है, कहां से जा रहा है, डेस्टिनेशन कहां है, इसका सोर्स कहां है, उसके हिसाब से पॉलिसियां बनती है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि ये एजेंशियल नार्कोटिक्स ड्रग्स या दूसरे भी ये जो होते हैं मेडिसिन यूज होते हैं तो उसके लिए भी किसको कितना लाइसेंस दिया जाता है, कितना कोटा दिया जाता है। जैसे अपना ओपीएम हम कल्टीवेशन करते हैं तो कुछ कंट्री में जहां ओपीएम का कल्टीवेशन नहीं होता है और वो आईएनसीबी के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट या डिमांड देते हैं कि हमें इतनी चाहिए, तो उस हिसाब से भी डिपेंड करता है कि जैसे मॉर्फिन की, कोडीन की जरूरत है तो इंडिया उनको फिर एक्सपोर्ट कर सकती है, या दूसरी जितनी भी ये टैबलेट मैंने आपको बताया ना जो मतलब मेडिसिनल पर्पज से यूज होती है, तो ये पॉलिसी एक तरह से पॉलिसी निर्धारण किया जाता है। इसके लिए एनसीबी का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा हम जो 3 इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है, यूनाइटेड नेशंस सिंगल्स कन्वेंशन 1961 की, एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पे 1971 की और इसके अलावा एक 1988 की, इन तीनों में इंडिया ने साइन किए थे, सिग्नेटरी है। और हमारा ये अपने इंटरनेशनल लेवल पे हमने जब किसी भी ट्रीटी पे हम साइन कर लेते हैं तो ऑब्लिगेशन हो जाता है। उसी की कड़ी में हमने 1985 में एनडीपीएस एक्ट बनाया था। उससे पहले जो ये ओपीएम एक्ट या डेंजरस ड्रग्स एक्ट है जिसमें सजा का बहुत कम प्रावधान था, मतलब मिनिमम 3 ईयर्स, मैक्सिमम 3 ईयर का था, रिपीटेड ऑफेंस में 4 ईयर का था। तब ये जो एक्ट बना है उस सिग्नेटरी के कारण, इसके अलावा अपना जो 47 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें भी उसके तहत भी जो राज्य को अपने दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखोगे या हेल्थ के लिए, उस प्रकार से उसके बेस में भी हमने ये जो 1985 में एक्ट बनाया, ये काफी सख्त एक्ट है। इसमें प्रॉपर्टी तक भी इसमें फॉरफिटेड हो जाती है। अगर किसी ने इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी भी बनाई है ना तो वो भी फॉरफिट होकर के और गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा हो जाती है। गुप्ता जी, चलते चलते एक बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, गांव में जब भी कोई आयोजन होता है तो उसमें एक मनवार होती है, तो क्या मनवार परंपराओं में शामिल की जाती है? जैसे ओपीएम की मनवार ही होती है तो हमारी परंपराओं में शामिल है या ये भी एक क्राइम ही है? बिल्कुल, अब ये बिल्कुल क्राइम ही है। जब एक्ट आ गया, आज की डेट में जो कानून है हमें उस कानून का सम्मान करना चाहिए। और इस प्रकार की किसी भी मनवार कहीं भी होती है तो तुरंत ही मतलब पुलिस को या किसी भी एजेंसी को इन्फॉर्म करना चाहिए और इसका पार्ट तो किसी भी हिसाब से नहीं बनना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि ये अपराध है और अपराध से दूर रहे और इस प्रकार की चीजें बिल्कुल ही छोड़ दें। आप हेल्थी लाइफ की तरफ अपनाओ, ये बिल्कुल ही बुराइयां है और इसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आम जन को शिकायत करना चाहे इस मसले को लेकर के, ऐसी गतिविधियां कहीं हो रही है तो क्या आपको सीधे तौर पर शिकायत कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा जो अपने कंट्रोल रूम का नंबर है 029127104333, इस पे कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ एक बार रिपीट कर दें आप थोड़ा सा। 0291 जी 27104333। इस पे सीधी तौर पे आप संपर्क कर सकते। क्या कोई डर वर रहता है या गुप्त रूप से उसकी शिकायत रखी जाती है? बिल्कुल, जो भी अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम बिल्कुल सीक्रेट रखते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को हम वेरीफाई करते हैं अपने लेवल पे रैकी करके और उसके बाद में अगर पाया जाता है कि वाकई कोई बंदा इसकी ट्रैफिकिंग कर रहा है या मिसयूज कर रहा है या जो भी है इसमें से लिप्त है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और उसको अरेस्ट किया जाता है। चलते चलते युवा थोड़ा सा दिशाहीन हो रहा है, नशे की ओर बढ़ रहा है, संदेश देना चाहते हैं कुछ? बिल्कुल, युवाओं को मेरा यही संदेश है कि इससे नो टू ड्रग्स से यस टू लाइफ। हेल्थी जिंदगी जियो। नशा है वो युवाओं को बर्बाद कर रहा है। नशा नाश का द्वार है, इसलिए नशा किसी भी फॉर्म में है
उससे दूर ही रहे। अगर कोई भटक कर आपका साथी कोई आपको लगता है कि इसमें लिप्त है तो उसको भी जल्दी से जल्दी नजदीक सूचित करें एनसीबी, पुलिस या डी एडिक्शन सेंटर पे, ताकि उसको भी मुख्य धारा में लौटाया जाए और खेल कूद की तरफ बढ़ावा दिया जाए। अगर जो सीधा सा इसका है कि जो दिन में गेम या पीटी या खेल खेलेगा तो नशे की तरफ 99% वो नहीं जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार के गेम्स में वगैरह में खेल में नहीं है और उसका जो साथी है इस प्रकार के जो पीर प्रेशर या जो कंपनी है वो इस प्रकार की नशेड़ियों की या गलत संगत है, जो जैसे मारवाड़ी में बोलते हैं ना, संगत का बहुत असर पड़ता है। तो गंदे लोगों की संगत से दूर रहे, अच्छे लोगों की संगत में रहे, बड़े बुजुर्गों से मिलते रहे, खेल खेलते रहे, घी दूध दही खाते रहे, स्वस्थ जिंदगी जिए और पढ़ाई करते रहे, तो नशे की तरफ वैसे भी कभी भी जाने का मन ही नहीं करेगा। गाँव में पीपल की छैया में पनघट में पानी में आग लगाए रानी तेरी जवानी। गाँव में पीपल की छैया में पनघट में पानी में आग लगाए रानी तेरी जवानी। तो दोस्तों आज हमारे साथ है उगमदान जी चारण, क्षेत्रीय निदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी कि एनसीबी, और खास दिवस था आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ मुक्ति और तस्करी विरोध दिवस। उगमदान जी आज आप हमारे बीच पधारे और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भानु जी, और आपने हमारा संदेश युवाओं तक और समाज तक पहुंचा रहे हो, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।